तो रोज मरेगा रोज जीवेगा फिर तेनू मारेंगे। तो इन लोगों के बयानात ही इमरान खान को सजाए मौत दिलाने के लिए काफी थे। बेनजीर भुट्टो भी अरेस्ट हुई और रूस ने ही जगह दी है मुर्तजा और शाहनवाज को। जो जुल्म सितम तुम पर हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान मुमताज़ लश्करानी। आज के हमारे मेहमान हैं ख्वाजा आसिफ भट्ट साहब, जो कि पाकिस्तान के सीनियर सियासतदान और सीनियर कानूनदान हैं। और ख़ास बात यह है कि ज़ियाउल्लाह हक़ के मार्शल लॉ के दौर में 9.5 साल का अरसा इन्होंने जेल के अंदर गुजारा। और वो जेल कोई आम जेल नहीं थी, उसमें किले भी थे, जेलें भी थीं और कई तकलीफ़ें थीं। जेल से जब बाहर आए तो उन्होंने अपनी एक किताब लिखी है, कायसूलियाँ सर राह थीं। और उसके अंदर एक टॉपिक है जो शाही किले में जब ख्वाजा आसिफ भट्ट साहब कैद थे तो वहाँ पे उन्होंने एक टॉपिक लिखा, और वो है आओ आपको गदा से शाह बनाएं। तो वो गदा से शाह की असल कहानी क्या है, जानते हैं आसिफ भट्ट साहब से। अस्सलाम वालेकुम भट्ट साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर, खैरियत से हैं? फाइन। सर, आपने अपनी किताब में लिखा है कि आओ आपको गदा से शाह बनाएं, तो उसकी बैक की स्टोरी क्या है? स्टोरी कुछ यूँ है कि आज आप देख रहे हैं कि लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने अपने ही लीडर, अपने ही कायद को बुरा भला भी कहा, उसकी सियासत से इख्तिलाफ किया और उस पर इल्ज़ामात आयद किए कि हम गवाह हैं कि इस हमारे लीडर ने फ़ौज के साथ और रियासती अदारों के साथ जंग करने की तरगीब दी हमें। हम बात करते रहे, हम इख्तलाफ करते रहे, लेकिन वो अपनी राह और डगर पर चलते रहे। और चलते चलते फिर वो वक्त आ गया कि जब 9 मई का वाक़या पेश आया। 9 मई के वाक़े की उन्होंने कहा कि हम शदीद मज़म्मत करते हैं, हम मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी हैं और इमरान खान जो कभी हमारा लीडर था, आज हम उसे छोड़ने का ऐलान करते हैं। और उस पर मुख्तलिफ़ किस्म के इल्ज़ामात लगाए और कुछ लिख कर भी दिया, जो कि इमरान खान का मुकदमा अगर मिलिट्री कोर्ट में चलाया जाता तो इन लोगों के बयानात ही इमरान खान को सजाए मौत दिलाने के लिए काफ़ी थे। लिहाजा इसी तरह उन्हें भी ज़रूरत थी कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो और नुसरत भुट्टो को सियासत से बाहर रखते, बाहर रखने के लिए, क्योंकि लोग उनके साथ थे। उनका ख्याल था कि अगर इन पर गद्दारी का और मुल्क दुश्मनी का मुकदमा चला के इन्हें तवील कैदे देकर हम जेलों में बंद कर देते हैं तो फिर ये प्रेशर ब्रुए कार लाकर हम उन्हें कहेंगे जी आप मुल्क से बाहर चले जाए, बोरिए बेसर बेटे आपके पहले बाहर हैं और आप भी जाए जाके आराम करें और हमारी जान छूट जाएगी। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो और नुसरत भुट्टो से जान छुड़वाने के लिए उन्हें चाहिए था कि कोई इस्तेमाल हो, और इस्तेमाल भी वो हो। मुझे, मेरे लिए ये कोई फ़ख्र की बात नहीं है, लेकिन यह कि और भी लोग थे अल-जुल्फ़कार में, लेकिन मेरा शुमार इसकी पहली सफ़ में होता था। और पहली सफ़ का बंदा अगर कोई वादा माफ गवाह बन जाए तो फिर तो बड़ी बात है ना। बेनज़ीर भुट्टो वैसे भी आपको अपना तीसरा भाई मानती थी, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन उस वक्त तक मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो अभी सियासत में एक उम्मीद बन के सामने नहीं आई थी। तब नुसरत भुट्टो जो थी वो सियासत कर रही थी, ये आपको जहन में रखना चाहिए। इसमें कोई शक नहीं कि बेनज़ीर भुट्टो भी अरेस्ट हुई, वो कैद हुई, मुसीबतें भी उन्होंने सही, लेकिन ये आपको याद रखना चाहिए, क्योंकि लोग भूल जाते हैं। हर वक्त का जो एक दायरा होता है उसमें मुख्तलिफ लोगों के मुख्तलिफ औज़ान होते हैं। उस वक्त जो सियासत के अंदर वज़न था वो मोहतरमा नुसरत भुट्टो का वज़न था। चले, अब आपने पूछा कि वो वाक़या क्या था, और मैंने रिलेट करके बता दिया। ये जिस तरह पीटीआई के लोगों ने आकर वो किया, ये मुझे भी ऑफ़र दी गई
पहले तो ये है कि मुझे यकीन दिला दिया गया ये कुछ कहने, क्योंकि बड़े सियाने ये लोग होते हैं। शाही कला में रहते हुए मुझे कोई 20 माह हो चुके थे। 20 माह के बाद उन्होंने मुझे बुलवाया और वहाँ ना पंखा हुआ करता था, मुझे अच्छी तरह याद है। गर्मियों के दिन थे, पसीने से मिट्टी, नीचे मिट्टी और पसीना मिलके वैसे ही वो जैसे अकड़ी हुई खाल होती है किसी जानवर की उतारी हुई, उस तरह आपका लिबास हो चुका होता है। नाखून बड़े हुए, दाढ़ी बड़ी हुई, बाल बड़े हुए, वह बिल्कुल एक मलंग की कैफियत में, बेड़ियाँ लगी हुई हैं, हाथों में हथकड़ियाँ हैं। और जनाब ले जाया गया मुझे। मैंने समझा शायद कुछ और पूछना है इन्होंने मुझसे। जब वहाँ गया तो डीआईजी कला बैठे हुए थे, चौधरी सरदार, कुछ 4-5-6 मेजर हजरात थे, एक कर्नल साहब थे, कर्नल वली, इस तरह बाकी कुछ वो लोग थे 2-3 जिन्हें मैंने नहीं देखा हुआ था। तो जब मैं गया तो सारे बैठे हुए हैं, कैदी का, और बिलखसूस मेरे एंटेनास जो हैं महसूस करने वाले वो बड़े सेंसिटिव हैं, बहुत सेंसिटिव है। मैंने जाते ही महसूस कर लिया कि आज कोई सवाल नहीं मुझसे पूछना, क्योंकि उनके चेहरे मैंने देखे, उनमें कोई वो हशम और जलालत नहीं थी, नॉर्मल चेहरे थे। तो जाते ही मुझे चौधरी सरदार, की हाल है भी तेरा? मैं कहा ठीक हूँ जी। अच्छा कुर्सी ले आओ। हाँ, कमाल हो गया जी, कुर्सी पे बैठ के। अच्छा, आप उस वक्त बेड़ियों में जकड़े हुए बेड़ी में जकड़ा हूँ, हाथों में दोनों को हथकड़ियाँ लगी हुई हैं और कुर्सी मंगवा ली? कुर्सी मंगवा लिए, दोनों हाथ जकड़े हुए हैं। अब जकड़े हुए हाथों में सबसे पहले कर्नल वली जो ना गोल्ड लीफ का पैकेट खोल के मुझे कहता है सिगरेट पियो। मैंने भी सिगरेट पकड़ा, तो खैर मुझे सिगरेट उसने लगवाया। तो कहने लगा कि हाँ चौधरी साहब करो जी गल यार, मुकाइए गल। चौधरी सरदार साहब कहने लगे कि देखो तुम्हारी फाइल हमने पढ़ी है, पीपल्स पार्टी के दौर में जो जुल्म सितम तुम पर हुए हैं, हम तो हैरान हैं कि ये क्या हुआ कि जिस शख्स ने तुम्हें अपने दौर में 6 दफ़ा जेल में डीपीआर, वो आपने तकरीबन 3-3.5 साल का अरसा आपने जी आता जाता रहा था जी, ये जब जुल्फकार भुट्टो का दौर था, जुल्फकार अली भुट्टो के दौर में, ठीक है जी। अच्छा, यानी वो 3.5 साल में, ये नहीं 3.5 साल में मुसलसल रहा। अगर वो सारी कैद इकट्ठी की जावे तो 1.5 साल बनता है। मतलब कि अंडर क्लाउडेड थे? जी जी, नहीं अंडर क्राउडेड नहीं, बस आया हूँ 2 महीने रहा हूँ, फिर वही हालात वही हैं ना, उनकी कोई बदली है, कोई तबाह बदली है, और ना मेरी खूब बदली है, बस फिर उसी तरह सियासी तसादम और उसी तरह अंदर, ठीक है। अच्छा, उन्होंने कहा जी आप तुम बहुत जुल्म सकते रहे हो, और गवर्नर साहब ने कहा है, जिलानी साहब ने। मैंने कहा क्या कहा है? तो चौधरी सरदार ने कहा वो भी चाहते हैं और हम भी चाहते हैं कि तुम्हें गदा से शाह बना दे। मैं कहा अच्छा जी बताएं कैसे? मैंने कहा देखो यार, ये मुल्क है, ये तुम्हारा भी मुल्क है। अफगानिस्तान के साथ जो हमारा ब्रादर मुस्लिम मुल्क है, वहाँ रूस ने कब्जा किया हुआ है, और रूस ने ही जगह दी है मुर्तज़ा और शाहनवाज को, ताकि हमने जो जिहाद में एक मुसलमान की हैसियत से मदद करनी शुरू की है अफगान मुजाहिदीन की, तो आप लोगों को इस्तेमाल किया है। मैं कहा जी फिर? कहने लगा कि इंटरनेशनल और नेशनल प्रेस बुलवाते हैं सारा, ऐसे नहीं पेश करेंगे ना, हालात धला के अल्लाह किस्म का सूट पहना के, कपड़े पहना के प्रेस कॉन्फ्रेंस करो और उसमें कहो कि नुसरत भुट्टो का राब्ता मीर मुर्तज़ा के साथ मुसलसल रहता है, और नुसरत भुट्टो अपने बेटे को पैगाम भेजती है
कि तू अपने बाप का बदला क्यों नहीं ले रहा, तू क्यों पाकिस्तान को आग नहीं लगा देता जिसने हमारा जो है वो छीन लिया इन्होंने, इस तरह का कुछ। अच्छा, वो जो कुछ कहा उन्होंने, अगर वो सारा बयान करूं तो सारा ये इंटरव्यू सी की नजर हो ठीक है, जाएगा। इसको हम थोड़ा शार्ट करते हैं। शार्ट करते हैं, शार्ट कर लेते हैं। ये नहीं, उसका मतलब उनका ये था कि मलबा डाल दो नुसरत भुट्टो नुसरत भट्टो पे और साथ बेनजीर को ब्रैकेट कर दो। ब्रैकेट कर दो। ठीक है जी। अच्छा, तो मैंने कहा जी फिर, मैंने कहा फिर देखो रिहाई मिल जाएगी, इस जिल्लत से जान छूट जाएगी। और ये भी याद रखो, क्योंकि सियासत का बड़ा शौक है तुम्हें, तेरा सारा जो है वो करियर। पिछले 10 साल जो है, तो सियासत में भी समझ लो कि ये हुकूमत जो है अब जाती नहीं है। हाँ। क्या हर एक को ये जुल्म रहता है कि ये जाएगी नहीं, ऐसा नहीं बताया उन्हें कि 100 साल नहीं जाएगी या 50 साल नहीं जाएगी, ये जाएगी नहीं। तो सियासत में भी आपको इस हिस्सा देंगे? हाँ जी, राय इसमें से आपको देंगे, हम सियासत में साथ रखेंगे। अगर आप हमारा साथ देंगे देंगे तो हम आपका साथ देंगे, सियासत में आगे बढ़ाएंगे आपको। मैंने कहा, मैं अल्लाह को गवाह करके कहता हूं जो इस वक्त सुन रहा है समी है और बसीर है, मैंने कहा एक बात तो मुझे बताएं, चले ये तो सवाल बात का है कि मैं अपने घर वालों को कौन सी शक्ल दिखाऊंगा, मैं बाहर लोगों को क्या इस काबिल रह जाऊंगा कि मैं लोगों का सामना कर सकूं। मैंने कहा ये भी छोड़ दे, क्या मैं आईने के सामने अपनी शक्ल ये करने के बाद देख पाऊंगा? अब ये मैं, आप कह रहे हैं कि जैसे बंदा खुद कलामी करता है, ये खुद कलामी के अंदाज में मैंने कहा। तो कर्नल वली जो है वो चीख पड़ा और पंजाबी में वो धाड़ा कि चौधरी साहब तुसी कहंदे सो ਇਹਦੇ बारे में लीनियट व्यू रख दिओ, ये फांसी ਦਾ माल है, ਇਹਨੂੰ ਰਹਿ ना समझी कि तेनों ਅਸੀਂ फांसी ला देंगे, तेनों कतरा कतरा मारांगे, तू रोज मरेगा रोज जीवेगा फिर तेनों मारांगे, ले जाओ जाके बंद कर दो। नहीं, आप जुल्फ़िकार भुट्टो के ऐसे साथियों में और ख़ास तौर पे उसके बेटों के ऐसे दोस्तों में शुमार थे, और आपका जो ट्रैक रिकॉर्ड था और जिस तरह की फ़ाइल बनाई गई थी उसमें ये चीज़ तो कंफर्म थी कि सज़ाए मौत या फांसी होगी, लेकिन ये एक अच्छी ऑफ़र थी वक्त के हिसाब से, तो आपने इसको रिजेक्ट क्यों किया? ओ बाबा, आजकल के लोग जो है वो जिंदगी ज़मीर को तोलते हैं ज़िंदगी और आसाइशों के साथ। या तो वो दौर बहुत आला था जिस दौर का मैं जिस सांचे में ढला हुआ था, ये तो एक सेकंड के लिए भी मैंने नहीं सोचा कि ये कोई ऑफर है, मैंने सोचा भी नहीं कि इससे ज़िंदगी चली जाएगी और वहाँ से बच सकती है। ये एक लम्हे के लिए भी सोच का गुजर भी नहीं मेरे अंदर हुआ। जैसे अंगीठी को उंगली लगे तो फौरी वापस आती है, बगैर इरादे के यही अल्फाज मैंने कह दिए। उनका बस ठीक है जाओ,